ओके, हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी एंड एंगल ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस। और ये सिलेबस में हमारे पास कहाँ पर है मैं दिखा देती हूँ आपको। सो बेसिकली वी आर डूइंग दिस टॉपिक ना, डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी एंड एंगल ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है वो अपन कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये देखो, ये जो रिजल्ट्स है 14.4 के, ये सब छोड़ो, हम तो डायरेक्टली हमारे डेरिवेशन पे आते हैं जहां से आपको एग्जाम में स्टार्ट करना है। ठीक है, सो आपको एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करना है ये। The general form of power radiated per unit solid angle is given by this expression where AT is given by this expression। अब ये दोनों मैं आपको समझा देती हूँ। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे वो हमने सारे सत्यप्रकाश वाले बुक से किए थे जिसमें ऐसा यूनिट सिस्टम का यूज किया गया था। ओके, एंड नाउ वी आर डूइंग दिस टॉपिक फ्रॉम जेडी जैक्सन, और जेडी जैक्सन के अंदर जो यूनिट सिस्टम है वो सीजीएस गाउशियन यूनिट सिस्टम यूज किया गया है। सो दोनों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन जो है हमें पता होना चाहिए। हमने एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पास ये जो dp/d ओमेगा है, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था। dp/d ओमेगा का जो एक्सप्रेशन था, जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिराइव किया था, वहां पे एक जगह हमें ये रिलेशन मिला था। ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया था। ये कौन से टॉपिक में है मैं आपको बता दूं। यस, ये एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज जब हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 हमें मिली थी। आप ध्यान से देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 के नीचे हमारे पास dp/d ओमेगा जो है उसका एक्सप्रेशन ये मिला था। अब अगर अपन नॉन रिलेटिविस्टिक केस में बात करें तो ये जो k था उसकी वैल्यू 1 आ रही थी। करेक्ट, यहाँ पर k यहाँ था। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ये टर्म 0 हो जाता है और k इक्वल टू 1 हो जाता है। सो हमारे पास यहाँ से dp/d ओमेगा जो है उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ई ए स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एंड सी। ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इन एसआई यूनिट। ठीक है, ये एसआई यूनिट में है। इसे अपन लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट सी, और मैं इसको आर एंड ई और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आर का भी स्क्वायर है, ई का भी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्योंकि रिटार्डेड की बात हो रही है तो ये रिटार्डेड लिख सकते हैं। यानी ऐसा यूनिट में dp/d ओमेगा का एक्सप्रेशन ये आता है। अब अपन ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे वाली बुक में। सो हमें यहाँ पर dp/d ओमेगा का जो ऐसा यूनिट में है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से कैसे आया, 14.5 की इक्वेशन कैसे आई। सो हमें मिल रहा है 1/म्यू नॉट सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, अच्छा, एंड ई एंड इसका स्क्वायर हमें मिल रहा है, और ये रिटार्डेड है। ठीक है, ये हमें ऐसा यूनिट में मिल रहा है। अब मुझे आपको एक रिजल्ट बताना है कि ऐसा यूनिट में और सीजीएस गाउशियन यूनिट में हमारे पास रिलेशन जो होता है वो एक रिलेशन ये होता है, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन सी स्क्वायर। म्यू नॉट की जगह हमारे पास में जहां पर म्यू नॉट लिखा हुआ होता है वहां पर हम लेते हैं 4 पाई अपॉन सी स्क्वायर। ये सीजीएस गाउशियन यूनिट का इंटर कन्वर्जन है एसआई में और सीजीएस गाउशियन यूनिट में, तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर जो म्यू नोट है उस म्यू नोट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई अपॉन सी स्क्वायर। सो इसकी जगह अगर अपन लिखेंगे 4 पाई अपॉन सी स्क्वायर, सो नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई अपॉन सी स्क्वायर है, सो ऊपर सी स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। एक सी से ऊपर सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सी/4 पाई और मोड ऑफ आर एंड ई और इसका स्क्वायर। करेक्ट, इसको अगर अपन लिखते हैं ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये लिखते हैं, और अगर इसका स्क्वायर लिखते हैं, तो इस एक्सप्रेशन से यहाँ से एटी की वैल्यू क्या आएगी, क्या यहाँ से एटी की वैल्यू ये आ जाएगी, यस, सी/4 पाई का अंडर रूट यानी 1 पावर हाफ हो जाएगी, और यहाँ पे आर ई जो है वो इस तरह से आ जाएगा। सो आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन ऑफ 5 कैसे आया है। और हमारे पास इसका स्क्वायर करने से एटी का जो स्क्वायर है वो बेसिकली किसका एक्सप्रेशन आ रहा था, dp/d ओमेगा का। सो इसी एटी का जब हम स्क्वायर करेंगे सो वो हमें क्या दे देगा, dp/d ओमेगा का रिजल्ट दे देगा। सो यहाँ तक अपन को कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपन क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो अपन आते हैं कि हमारे पास में dp/d ओमेगा है। दिस dp/d ओमेगा जो था वो मोड ऑफ ए टी स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ dp/d ओमेगा क्या बताता है, दिस इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल। और पावर रेडिएटेड क्या होती है, पावर का फॉर्मूला कितना होता है, एनर्जी
जो एनर्जी को मैं W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, पावर। सो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, पावर, सॉलिड एंगल को एज इट इज रहने देते हैं, तो सॉलिड एंगल जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ऊपर जो पावर है, इस पावर को अपन क्या लिख सकते हैं, dW अपॉन dt लिख सकते हैं। dP को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इस फॉर्मूले से एनर्जी अपॉन टाइम को पावर लिखते हैं। सो इस पावर को अपन क्या लिखेंगे, सो dP बाई डी ओमेगा जो है, dP बाई डी ओमेगा वो हमारा हो जाएगा dW अपॉन dt लिख देंगे उसको, और साथ में है डी ओमेगा। ठीक है, अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा, a और t एंड इसका मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब आप dt को राइट साइड में भेज दीजिए, सो हमें मिल जाएगा ये वाला रिजल्ट। देखिए dw अपॉन dt जो है वो हमारे पास में, सॉरी dt को हमने भेज दिया, सो dw अपॉन डी ओमेगा रह जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा at स्क्वायर dt। और हमें अगर सारे उसके लिए चाहिए, टोटल टाइम के लिए चाहिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इक्वेशन नंबर 4.53 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डब्ल्यू एंड ए टी। सो अपन को पता है फ्रीक्वेंसी इंटरवल है ए ओमेगा और टाइम इंटरवल है ए टी। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म के जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वही अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो ए डब्ल्यू को ए टी के टर्म्स में लिखेंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होगा, जो कि आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा है। सिंपली अगर ए टी के लिए लिखेंगे तो ए डब्ल्यू के टर्म में ये होगा। सो इक्वेशन 4.53 जो है, अब उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन 4.53 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है dw अपॉन डी ओमेगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास देखिए मोड ऑफ एटी का स्क्वायर है। जब मोड ऑफ एटी का स्क्वायर है हमारे पास में, तो अगर इसको अपन लिखते हैं तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, ए को ए स्टार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एटी का ये वाला फॉर्म रखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास में इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम। चलिए सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एटी का स्क्वायर दिया जा रहा है, यानी कि हमें एटी को मल्टीप्लाई करना है ए स्टार एंड टी प्राइम से। इफ यू रिमेंबर, जब भी इंटीग्रेशन या समेशन लगा हुआ होता है और अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर होता है और उसको अलग अलग लिखते हैं, तो वेरिएबल जो होते हैं वो सेम नहीं लिए जाते हैं। ये जनरल समेशन के सीरीज में भी आपको पता चल जाएगा, कभी भी अगर समेशन करोगे, ओपन करोगे समेशन को तो, या फिर इंटीग्रेशन को ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज हम यहाँ पर एटी की वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे एटी की वैल्यू हम पुट करेंगे 14.55 इक्वेशन से। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 14.53 को मैं लिख लेती हूँ एक जगह ना। सो ये हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन था, और यहाँ पे हमें एटी की वैल्यू पुट करनी है फूरियर ट्रांसफॉर्म से। सो देखो इस वाली इक्वेशन से यहाँ से अपन आएंगे और इंटीग्रेशन, सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है किसके ऊपर, ये dt पे है। सो एक इंटीग्रेशन हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और वो dt वाला है, तो मैं इस dt को एक बार अलग छोड़ देती हूँ। करेक्ट, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है एटी स्क्वायर की, तो सबसे पहले अपन एटी के अंदर दो बार एटी लिखना है। सो एक बार एटी आ जाएगा, एक बार ए का स्टार आ जाएगा, तो पहले सिर्फ सिंपली एटी लिख लेते हैं। सिंपली एटी के अंदर ये पूरा टर्म एज इट इज आ जाएगा। सो 1/√2π जो है वो तो बाहर आ जाएगा, 1/√2π बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास देखो ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है। सो ये इंटीग्रेशन जो है वो ओमेगा पे लगा हुआ है, सो एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे ए ओमेगा ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, साथ में डी ओमेगा। उसके बाद में हमें ए स्टार टी रखना है, स्टार की वैल्यू रखनी है। सो हमें दोबारा एटी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। सो दोबारा 1/√2π आएगा, सो यहाँ पर एक बार और 1/√2π आ जाएगा। ठीक है, दोबारा वाले को मैं रेड कलर से लिख देती हूँ साथ, सो हमें समझ में आ जाएगा। ये दोबारा में हमारे पास 1/√2π, ये सेकेंड टाइम पे एटी की वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। उसमें हमारे पास दोबारा इंटीग्रेशन आएगा, इस बार हमारे पास क्या आएगा, ए स्टार आएगा, और हमारे पास क्योंकि इंटीग्रेशन है इसलिए ओमेगा की जगह क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा प्राइम रखना पड़ेगा, और ई रेस टू पावर माइनस आई ओमेगा प्राइम टी हो जाएगा, और डी ओमेगा प्राइम हो जाएगा। हमने दो बार वैल्यूज पुट कर दी है। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो मिलके क्या हो जाएगा, 1/2π, और इंटीग्रेशन हमारे पास dt, और इंटीग्रेशन एक हमारे पास देखो डी ओमेगा है, और एक इंटीग्रेशन हमारे पास डी ओमेगा प्राइम है। करेक्ट, और ए ओमेगा और ए स्टार ओमेगा इनको लिख लेते हैं, ए ओमेगा ए स्टार ओमेगा प्राइम, और इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को और इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को कंबाइन कर देंगे। सो आई ओमेगा प्राइम माइनस का आई ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा टी आ जाएगा हमारे पास में। अब ये जो एक्सप्रेशन मिला है अपन को यहाँ पे, लेट्स सी हमें यही एक्सप्रेशन मिला है क्या।
यस 14.56 इक्वेशन देखिए 1/√2 पाई एक dt का इंटीग्रेशन देन d ओमेगा का देन d ओमेगा प्राइम देन a स्टार ओमेगा प्राइम देन a ओमेगा देन एक्सपोनेंशियल, वही टर्म जो अभी हमने डिराइव किया है 14.56 हमें मिल चुका है। अब देखो हम यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन वी सी दैट द टाइम इंटीग्रल इज जस्ट अ फूरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेल्टा फंक्शन डेल्टा ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा, कॉन्सिक्वेंटली द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल बिकम्स नाउ डी ओमेगा बाई डी डब्ल्यू बाई डी ओमेगा बिकम्स दिस। ये जो चीज 3 लाइन में यहाँ पे लिखी हुई है ये बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स में थ्योरम होती है, ये वाली थ्योरम परसेवल्स थ्योरम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, परसेवल्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो इन 3 लाइनों में ये कह रहे हैं कि आप वो वाला प्रूफ कीजिए, यू विल गेट दिस रिजल्ट 14.57। सो क्यों ना हम डायरेक्टली परसेवल थ्योरम ही अप्लाई कर लें। सो मैं आपको परसेवल थ्योरम पहले बता देती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा दिस इज परसेवल थ्योरम कैन बी स्टेटेड। परसेवल थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन t में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, मोड ऑफ एफ ऑफ फंक्शन टी एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो वो किसके फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा जा सकता है। कोई अदर फंक्शन होगा जी ओमेगा स्क्वायर मोड स्क्वायर और डी ओमेगा। ठीक है, इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ डेल्टा फंक्शन को यूज करके किया जाता है। तो नीचे देखिए इसका प्रूफ में आ जाएगा जो कि हमें उन 3 लाइनों में कहा गया था। सो इसका प्रूफ यहाँ पर ये दिया हुआ है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ये। यहाँ पे देखिए डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम है ना, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम, इस डेल्टा फंक्शन का यूज करके हम फाइनली इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। सो आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, आप एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज लिखेंगे, यूजिंग परसेवल थ्योरम एंड डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टी वी रीच द रिजल्ट हियर। सो हमारे पास में ये रिजल्ट कैसे आया, हमारे पास में इनिशियली क्या था, सबसे पहले हमारे पास में क्या था, डी डब्ल्यू अपन डी ओमेगा जो था वो था इंटीग्रेशन मोड ऑफ ए टी स्क्वायर एंड डी टी। अब वो हमने किस फॉर्म में लिख दिया, यूजिंग परसेवल थ्योरम इक्वेशन नंबर 14.57 में। उसमें ये डेल्टा फंक्शन का यूज भी आ गया। ये डेल्टा फंक्शन का यूज कब आएगा, जब परसेवल थ्योरम का प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पर हम परसेवल थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे ऑब्वियसली। सो ये हमें हम लिख सकते हैं दोनों को, दोनों इक्वेट होंगे। The equality of 14.57 and 14.53, this was equation 14.53, ये 53 वाली थी और ये 57 है। ठीक है, इन दोनों की इक्वालिटी है हमारे पास में। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ परसेवल थ्योरम, अभी मैंने बताया था ये इक्वालिटी क्या है, परसेवल थ्योरम से आती है। सो नाउ इट इज कस्टमरी टू इंटीग्रेट ओनली ओवर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। सो हम केवल यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, इसमें हम केवल फ्रीक्वेंसी की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, सो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो लिमिट हमारी 0 से इंफिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है, एंड देन द रिलेशन डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा को एक अदर फॉर्म में लिखते हैं 14.58, जो कि क्या बताता है वो बता दिखते हैं। दिस एक्चुअल में डी ओमेगा को तो डी ओमेगा ही रखा है, ए डब्ल्यू स्क्वायर को बेसिकली किस फॉर्म में रखा है, इस फॉर्म में रखा है। सो ये क्या बताता है, इट डिफाइंस अ क्वांटिटी दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल। क्योंकि ये जो रिलेशन है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, डी टू आई अपॉन डी ओमेगा एंड डी कैपिटल ओमेगा, ये सॉलिड एंगल के लिए है, ये फ्रीक्वेंसी इंटरवल के लिए है। सो व्हाट इज दिस, इंटेंसिटी हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड होती है। सो ये आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी रेडिएटेड है पर यूनिट सॉलिड एंगल एंड पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड से ये कैसे इक्वेट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देख लीजिए पर यूनिट सॉलिड एंगल है, और इस डी ओमेगा को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा और डी ये ओमेगा हो जाएगा। सो एलएचएस भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आरएचएस के इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है। सो दोनों एक दूसरे की डायमेंशन वाइज इक्वल हो रहे हैं। ओके, नाउ कंपेयर करेंगे 14.57 को और 14.58 को, तो दोनों का इंटीग्रेंड कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। सो 4.57 का इंटीग्रेंड में ये है हमारे पास और यहाँ पर ये है। सो ये दोनों एक दूसरे क्या है, आएंगे, इक्वल आएंगे। सो इसको तो लिख लिया, और राइट साइड में यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, सो ये ओ ओमेगा आ जाएगा और ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मोड का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे भी नेगेटिव स्क्वायर यहाँ पे मोड का स्क्वायर, सो दैट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक ठीक है, अब हमारे पास ये कह रहा है इफ ए टी इज रियल from 14.55 it is evident that a minus omega is equals to a star omega, then 14.55 पे चलते हैं कि 80 अगर रियल है, 14.55 में हमारे पास देखिए ये क्या कह रहा है कि if 80 is real, if 80 is real
देन ए माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू ए स्टार ओमेगा। ये कैसे आया अभी देखते हैं। सो ये यहाँ पे कैसे आएगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, देखो हर्मिशियन सिमेट्री करके एक प्रॉपर्टी होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो यहाँ पर देखिए एक बार, Hermitian symmetry is a property of Fourier transform which occurs when the original time domain signal or function is real valued. ठीक है, specifically this symmetry states that the Fourier transform of a real valued function satisfies the following relationship between the positive negative frequency components a minus omega is equals to a star omega। लेकिन इसके लिए जो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, एटी है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है ए ओमेगा इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रियल फंक्शन एटी, ए स्टार ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए ओमेगा, ओमेगा रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी, माइनस ओमेगा रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक्सप्लेनेशन इसका अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि रियल वैल्यूड सिग्नल इफ अ फंक्शन एटी इन टाइम डोमेन इज रियल, इसका मतलब एटी के पास कोई इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है, देन इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म विल एग्जिबिट हर्मिशियन सिमेट्री। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हर्मिशियन सिमेट्री जो है वो शो करेगा, विच मीन्स दैट द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एंड दे आर रिलेटेड। मेरे ख्याल से हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, हर्मिशियन सिमेट्री फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है जो कि हमने यहाँ पर यूज की है, उतना हमारे लिए फिलहाल काफी है। सो इस वजह से आपको ये वाला चीज समझ में आ गई होगी जो कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे है ना। तो अगर हमारा a माइनस ओमेगा जो है वो a स्टार ओमेगा के इक्वल है, तो हमारा 14.59 जो है वो क्या बनेगा, ये LHS तो हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्टार एंड ओमेगा, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार हो जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ ए ओमेगा स्टार हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस दिस रिजल्ट रिलेट्स इन अ क्वांटिटेटिव वे द बिहेवियर ऑफ अ पावर रेडिएटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे देखो हमारे पास में, ओ माय गॉड इसका आगे भी आ रहा है, एनीवेज चलो, यूजिंग 14.14 वी फाइंड ए ओमेगा जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 14.61 कैसा है वो मुझे बताती हूँ आपको। 14.61 पे पहुंचने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये कैसा है 14.61, ये यहाँ पे देख लीजिए। हमें ये वाला पता है, ये ए ओमेगा हमारे पास आया था, करेक्ट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सीजीएस गाउशियन यूनिट। अब सीजीएस गाउशियन यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना है एसआई यूनिट को, वो मैंने आपको बता दिया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट वाला फॉर्मूला हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, उससे अगर आप सीजीएस गाउशियन यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए नॉट दैट डिफिकल्ट टू डिराइव, एक्सेलरेशन वाला फील्ड हमने लिया था। और एटी का जो है एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं, रूट सी अपॉन 4 पाई ये आ जाएगा हमारे पास में। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो एटी हमारे पास में ये आ जाएगा, एटी की वैल्यू पुट हो गई, इन सबको एक साथ लिख लेंगे। सो ये हमारे पास एक साथ आ गए, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ गया, करेक्ट। हमने यहाँ पे आर को देखो, इस आर को यहाँ से इस आर को इस वाले आर से कैंसिल आउट किया है, और यहाँ से ई जो है जब ये रूट के अंदर जाएगा तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई ऑलरेडी वहां पे है, सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, दोनों की पावर सेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एटी आ चुका है। अब ए ओमेगा में वैल्यू पुट करनी है। ए ओमेगा के अंदर हमारे पास ए ओमेगा का फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला फॉर्मूला था। सो ए ओमेगा के इस फॉर्मूले में एटी जो हमें मिला है वो यहाँ पर पुट करेंगे, ये टर्म एज इट इज रखेंगे और ये टर्म एज इट इज रखेंगे। सो एटी की जो वैल्यू है, ये एटी की वैल्यू है वो देखो इंटीग्रेंड के अंदर आ गई, 1/√2 एज इट इज है, और एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एज इट इज है, और ये पार्ट हमें अभी भी मिला है। ठीक है, इसमें जो टर्म कांस्टेंट आ रहे हैं उनको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी टर्म को अंदर रहने देते हैं। अब ये जो ए ओमेगा है, आई थिंक यही हमें मिला है वहां पे। सो मैं देख लेती हूँ एक बार ए ओमेगा यही मिला है क्या, यस ए ओमेगा देखो ये मिला है 14.61। सो इक्वेशन नंबर 14.61 जो है उसका डेरिवेशन मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। नाउ रिटार्डेड का मतलब ये कह रहा है कि रिटार्डेड मीन्स हमारे पास टाइम जो है वो ये वाला होगा, करेक्ट। हमारे पास उसकी वैल्यू जो थी
टी प्राइम की वैल्यू हमारे पास आई थी टी माइनस आर बाई सी, तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टी प्राइम प्लस आर बाई सी, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है टी इज इक्वल टू टी प्राइम प्लस आर बाई सी। सो वी चेंज द वेरिएबल इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू टी प्राइम। अगर हम टी से टी प्राइम का इंटीग्रेशन जो है वो चेंज करेंगे, सो यहाँ पर ई की पावर आई ओमेगा टी लिखा हुआ है, सो उस टी की जगह देखो टी प्राइम प्लस आर बाई टी हो गया, और यहाँ पे हमारे पास में बाकी टर्म एज इट इज है, और यहाँ dt की जगह क्या हो जाएगा dt प्राइम हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो। बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज है, तो 14.62 जो है वो हमारे पास आ चुका है, और ये चीज यहाँ पर दी हुई भी है, ये चीज देखो यहाँ पर एक्सप्रेस भी की हुई है, वैसे हमने ये पहले कर रखा है, बट स्टिल t इज इक्वल टू हमारे पास ये था, यहाँ से dt बाई dt प्राइम निकालना है। वी नो दैट ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से 1 माइनस एन बीटा आया था, और dt की वैल्यू ये थी, dt की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एन डॉट बीटा dt प्राइम, यस मैं डायरेक्टली रखने वाली थी 1 माइनस एन डॉट बीटा, और dt प्राइम वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम t की और dt की उस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो t तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था पहले, और यहाँ पे dt था, यहाँ पे dt था, तो यहाँ पे dt की जगह क्या रखना पे 1 माइनस एन बीटा, तो ध्यान रखना 1 माइनस एन बीटा की पावर एक कम हो जाएगी, क्यूब थी ना नीचे, पहले क्यूब थी, ऊपर देखो एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखो क्यूब है, लेकिन अब इस dt के साथ में एक 1 माइनस एन बीटा आ रहा है, सो स्क्वायर ही रह गया, यहाँ पे पावर 2 रह गई। अब हमारे पास फॉर ब्रीविटी यानी फॉर सिंप्लीफिकेशन, अगर पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास में दोनों टर्म कहीं नहीं आ रहे हैं, यानी इस इंटीग्रेशन में t और t प्राइम दोनों अपीयर नहीं हो रहे हैं, केवल टी प्राइम अपीयर हो रहा है, टी प्राइम यहाँ पे है, टी प्राइम यहाँ पे है, तो अगर इसे जनरलाइज करना पड़े एक फॉर्मूले में, तो टी प्राइम बेसिकली एक टाइम को डिपेंड कर रहा है, तो इस प्राइम साइन को हटा सकते हैं। इस प्राइम साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस तब होती है किसी एक्सप्रेशन में जहां पर टी भी अपीयर हो और टी प्राइम भी अपीयर हो, और वो दोनों अलग अलग टाइम को बताए। लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में केवल टी प्राइम के टर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है, सो हम इसी एक्सप्रेशन को केवल टी में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमारे ब्रीविटी के लिए हम प्राइम साइन को ओमिट कर देंगे, तो जहां पर टी प्राइम है वहां पर टी लिख देंगे और वापस एक्सप्रेशन को लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास अपार्ट फ्रॉम एन ओवरऑल फेज फैक्टर, केवल एक फेज फैक्टर को छोड़ के हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, अपार्ट फ्रॉम एन ओवरऑल फेज फैक्टर, ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गया, यहाँ पे ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गया, ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गया, और यहाँ पे टी एज इट इज है, और ये जो आर है, और यहाँ पर कितना लिखा है अपन ने एन डॉट आर कैप अपॉन जो सी है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये कैपिटल आर की जगह एन कैप डॉट आर प्राइम क्यों आया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम एन ओवरऑल फेज फैक्टर, एक फेज फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हम इस आर को ये चीज लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर हमारा क्या था, आर माइनस आर प्राइम था, सो अगर दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो ई की पावर हो जाएगा ई की पावर आर और ई की पावर माइनस आर प्राइम, सिंस हमारा आर जो है वो फिक्स्ड है, सो ई की पावर आर एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और एक कांस्टेंट फेज हो जाएगा, इसलिए इस फेज फैक्टर के अलावा इसको अगर ओमिट कर दें या नेग्लेक्ट कर दें, सो हमारे पास जो ई की पावर आर बनेगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आर प्राइम लिख सकते हैं, और अगर हम एन कैप का आर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करें तो यहाँ आर माइनस आर कैप के साथ इसका हो जाएगा, और आर डॉट एन और माइनस का आर, और दोनों पे एक्सपोनेंशियल लगा होगा, तो दिस टर्म विल बी ए कांस्टेंट फेज फैक्टर, इसलिए इसको अपन क्या कर देंगे अवॉइड कर देंगे, और हमारा आर जो है वो आ जाएगा, हमें ई की पावर आर गिवन है उसकी जगह हम माइनस आर प्राइम डॉट एन ये हमने लिखा है, क्योंकि जो आर है वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए हमने ये वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल इज गिवन बाय, सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा डी टू आई अपॉन डी ओमेगा, डी ओमेगा, ओ गॉड ये हमारे पास कहाँ से आएगा, अब इक्वेशन 8 भी तो नहीं है हमारे पास, 9 है सीधे, है ना। इक्वेशन 8 हमारे पास क्या है मैं बता देती हूँ, इक्वेशन 8 हमें कौन सी मिली थी, यस 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 मैं बता देती हूँ इक्वेशन 8 किसकी बात कर रहे हैं ये, इक्वेशन 8 ये थी मतलब यहाँ पे जो नोट्स है हमारे पास एक इक्वेशन ये आई थी, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ ए ओमेगा एंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिला था, मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। ये हमें कहा हमें ए ओमेगा मिल चुका है कौन सा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले 14.63 मैंने आपको बता दिया,
और हम सीधे आ गए 14.64 पे भी आ गए अपन, 14.64 पे अभी अभी अपन आए थे। तो लास्ट में हमारे पास में ये कह रहा है कि 14.60 से d2i अपॉन डी ओमेगा, सो ये 14.60 पे पहुंच जाते हैं। 14.60 ये था, ये देखो, है ना, 2 ट्वाइस ऑफ ए ओमेगा का स्क्वायर, सो 2 लगाएंगे और ए ओमेगा मिला है उसका मोड ऑफ स्क्वायर कर देंगे। सो हमारे पास में एक तो 2 का फैक्टर अलग से आ जाएगा। सो यहाँ पे है ये ए ओमेगा है ना, इसका मैग्नीट्यूड और फिर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है और मोड किया हुआ है और आगे 2 का फैक्टर भी आएगा। सो वो 2 का फैक्टर लगाने से ये 8 जो है ये इसमें हमारे पास 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो फाइनली यहाँ पे हमें ये पूरा था जो भी था, ठीक है, यहाँ तक हमें इसका डेरिवेशन करना था। इसके आगे कुछ थ्योरी है बट इसके आगे थोड़ी सी 2-3 लाइनें हैं, वो लाइन्स आप देख लीजिए। ये फॉर स्पेसिफाइड मोशन आर प्राइम इज नोन, देन बीटा एंड बीटा डॉट कैन बी कंप्यूटेड एंड द इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड द डायरेक्शन एन। अगर आर प्राइम नोन है तो बीटा और बीटा डॉट मिल जाएंगे और उससे हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कंप्यूट कर देंगे, एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। इफ एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ मोर देन वन चार्ज इज इन्वॉल्व, अगर ध्यान रखना हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज इन्वॉल्व है तो अ कोहेरेंट सम ऑफ एम्पलीट्यूड, तब हमारे पास ए ओमेगा जो हमने कांस्टेंट लिया है वो हमें सबके लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। तो ए जे ओमेगा आएगा 1 फॉर ईच चार्ज मस्ट रिप्लेस द सिंगल एम्पलीट्यूड ए ओमेगा, तो सिंगल एम्पलीट्यूड की बजाय अलग अलग चार्जेस के एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएंगे। और ये पूरा था हमारा कौन सा टॉपिक, ये था हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी एंड एंगल ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, ठीक है।